दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पे है। आज 2 नवंबर है और आज से ठीक 41 साल पहले 1 नवंबर 1984 को दिल्ली, कानपुर और उड़ीसा के कई इलाकों में सिख जनसंहार हुआ था। ये तब हुआ था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 2 अंगरक्षकों ने की थी, जिसके बाद लगातार दिल्ली में 3 दिनों तक कत्लेआम होता रहा, जिसे जनसंहार कहा जाता है। लेकिन सरकारी कागजों में इसे दंगा बोला गया है, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन करने आए तमाम संगठन एक आवाज़ में इसे जनसंहार कह रहे हैं, इसे सोची समझी साजिश कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? क्या ये कहना चाहते हैं? और अक्सर हमने सुना है, बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब कोई चीज़ जख्म देने वाली, दर्द देने वाली चीज़ होती है, उसे भुला देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये लोग इसे 1984 को याद करने क्यों आए हैं? इन्हीं सवालों को लेकर विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। इनसे बातचीत करेगी और इस मसले को समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सर, मेरा पहला सवाल है, आज 1984 के जनसंहार इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ बार-बार बोला जा रहा है। 41 साल हो गए। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो दर्द देने वाली चीज़ होती है, उसको भूल जाना चाहिए। आप लोग क्यों 1984 को आज भी याद कर रहे हैं सर? देखिए, 1984 या उसके अलावा और भी जो हुई है, उन चीज़ों को याद करना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो अन्याय हुआ है, ये जो नरसंहार किया गया है कि कुछ लोगों ने, जिनका धर्म जो है सिख धर्म था, उन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या की, जो बहुत निर्मम हत्या थी और निंदनीय थी, और उनको सज़ा भी मिली सरकार कोर्ट से। लेकिन उसकी आड़ में जिस तरह हज़ारों निर्दोष सिखों पर हमले किए गए, घर जलाए गए, उनको खुद को ज़िंदा जलाया गया और ट्रेनों में मारा गया, और दिल्ली के अलावा कई और शहरों में भी ऐसी घटनाएं हुई, और आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम ये कहते हैं कि इतने बड़े अपराध अगर किलिंग अगर लगातार होती है तो सरकार की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकती। कुछ घंटों तो हिंसा हो सकती है, कुछ लोग कानून हाथ में ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई हिंसा और मारकाट अगर कई दिनों तक चले तो इसको सरकार का सिर्फ फेल्योर कहना काफ़ी नहीं है। सरकार चाहे तो रोक सकती है, अगर वो नहीं रुके हैं इसके माने ये हैं कि सरकार की उसमें कहीं ना कहीं लिप्तता है। और ये बात सिर्फ 84 के दंगों के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये बात 2002 के दंगों के लिए भी उतनी ही सही है, और ये बात 2020 के दिल्ली दंगों के लिए भी उतनी ही सही है। सरकारों की जो लिप्तता होती है ऐसे बड़ी घटनाओं में, उसमें सज़ाएं नहीं मिल पाती, बल्कि अब जो हम देख रहे हैं वो तो ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े अपराधी वो अब असेंबली और पार्लियामेंट में बैठकर कानून बना रहे हैं। और अब ये धारणा बन गई है कि जो जितनी ज़्यादा नफ़रत फैलाएगा, जो जितनी ज़्यादा हिंसा की बात करेगा, जो जितनी ज़्यादा समाज में बंटवारे की बात करेगा, उसका राजनीतिक कैरियर उतनी ही तेज़ी से रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। ये समझ में आने लगा है कुछ लोगों, मगर ये देश के लिए कितना नुकसानदेह है, ये देश जो है उससे, इस तरह की राजनीति से कितना कमज़ोर हो रहा है, ये हम सब के लिए सोचने की बात है। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्या के बाद ऐसा कहा जाता है कि लोग गुस्सा गए और लगातार लोगों ने, अचानक गुस्सा उनको उठ गया और उन्होंने ऐसे हिंसा की। सरकारी भाषा में इसको दंगा कहा गया है। यहाँ पर, और आपने भी अपनी बातों में कहा कि ये जेनोसाइड था, ये सोची समझी साजिश थी। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं सर? करेक्ट। ये तो मीडिया ने प्रोपेगेट किया कि एक स्पॉन्टेनियस राइट है, दंगा है, और ये कहा कि जब स्वर्ण मंदिर के ऊपर हमला हुआ
उसी साल में कुछ महीनों पहले, तो वो उसके लिए बदला लेने के लिए सिखों ने एक साजिश किया कि सारे हिंदुओं के ऊपर हमला करना है, और इसीलिए इंदिरा गांधी को मर्डर किया। और उसके बाद जब ये हत्याकांड हुई तो वो कहने लगे, ये मीडिया और बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने, रूलिंग पार्टी, ये जस्टिफाई किया कि नहीं नहीं, ये सिर्फ स्पॉन्टेनियस राइट है। लेकिन अगर ऐसे हुआ तो, अगर स्पॉन्टेनियस होता जैसे मैं और बहुत सारे वक्ताओं ने पॉइंट आउट किया, तो फिर स्टेट का जो मशीनरी है इतना बड़ा है। यहाँ तो जंतर मंतर में देखो, अगर एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो फटाफट बड़े बड़े व्हीकल लेके यहाँ 10 बस खड़ी है पुलिस का, तो वो क्यों नहीं रोक सकते थे? वो क्यों 3-4 दिन लगातार लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई, और सब चुन के हर एक घर जाके हाउस बाय हाउस करके सिखों को, जब जो मर्द है उनको बाहर सड़क में वो टायर वो उनके ऊपर करके ये जला दिया जिंदा, और महिलाओं को रेप किया, घरों को वो कंप्लीट जला दिया। सो ये सब कैसे हो सकता है कि लाइक इतने घंटे घंटे 72 आवर्स जो प्रेसिडेंट कुछ नहीं कहते थे, प्राइम मिनिस्टर अंदर बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर भी ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि लाइक जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो फिर धरती हिलती है। तो ये सब जो ये देख के हमें पता चलता है कि ये स्पॉन्टेनियस राइट नहीं है, ये तो वेल प्लान्ड है। 1984 में इस मीडिया का क्या रोल था सर? क्या वो स्वतंत्र होकर इसके बारे में कुछ बोल रही थी क्या सर? देखिए, हर ज़माने में मीडिया पर किसी न किसी तरह से जो सरकारी तंत्र होता है उसका एक दबाव होता है, असर होता है। 84 में सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उतना नहीं था, टीवी चैनल सारे सरकारी थे, और अखबार जो है वो सरकारी एडवर्टीज़मेंट से आज भी चलते हैं। तो जब सरकार के एडवर्टीज़मेंट, ऑक्सीजन अगर सरकार के पास है, तो कुछ ही लोग होंगे हिम्मत वाले, जो आज भी हैं आप जैसे लोग, जो उस खतरे की परवाह किए बगैर भी सच बात कहते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, 90-95% तक हिस्सा जो है सरकार के आगे जो है वो नतमस्तक हो चुका है, उसने समर्पित कर दिया है अपने आप को। उसको मीडिया कहलाने का अधिकार ही नहीं है, वो तो अब सरकार की एक प्रोपेगेंडा मशीनरी बन गई है। वो सिर्फ सरकार की तारीफ बताता है, सरकार की अच्छाइयाँ बताता है, जबकि मीडिया तो लोकतंत्र का एक स्तंभ है। वो जनता की बात कहे, जनता क्या चाहती है, सरकार क्या गलती कर रही है, पॉलिसी कहाँ गलत है, लोग किससे परेशान हैं, उन सब चीज़ों को उठाना निष्पक्ष होकर, ये मीडिया का असल काम था। तो जब मीडिया ने अपना काम छोड़कर दंडवत शुरू कर दिया सरकार के आगे, तो उसे मीडिया कहलाने का अधिकार नहीं है। अब आप उसे कुछ भी नाम दें, लेकिन फिर भी आज के इस दौर में ऐसे हौसले वाले लोग हैं जो अपना चैनल चला रहे हैं, वेबसाइट चला रहे हैं, पोर्टल चला रहे हैं, और आप जैसे लोग यूट्यूब के माध्यम से सच बात ला रहे हैं। मेरा जो सवाल था कि जो 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में लगातार कानपुर में, दिल्ली में, देश की राजधानी में और उड़ीसा में इस तरह का हिंसा हो रहा था, उस समय जो गृह मंत्रालय है और उस समय जो मंत्रिमंडल है, केंद्र मंत्रिमंडल, उनके बीच में जो चल रहा था, क्या उसकी कोई जांच हुई है, कोई उजागर हुआ है कि उन्होंने किस तरह का एक्शन लिया है क्या सर? पहले तो कोई एक्शन नहीं लिया, और उसके बाद एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने ये पता किया कि एक्चुअली क्या चल रहा था, और ये बाय नेम आइडेंटिफाई किया कि ये फलाना फलाना मंत्री ने यहाँ मौजूद थे, वहाँ जहाँ कत्लेआम हो रहा था, और वो लोगों को भटकाते थे कि वहाँ के कि ये सिख इसको जलाओ, यहाँ करो। तो इसीलिए कुछ मिनिस्टर्स के ऊपर कुछ एक्शन लिया, लेकिन ये कोर्ट में इतने सारे सालों तक ये केस चलते रहा, अभी तक किसी का जस्टिस नहीं मिला अभी तक। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी भी दोषियों का ये पनिशमेंट नहीं मिल रहा है अभी भी। और ये जो
रोल था गृह मंत्री प्राइम मिनिस्टर का, रूलिंग पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट का, वो कभी भी अभी तक एडमिट नहीं किया कि हम इसमें मौजूद थे, इसमें शामिल थे, हम ऐसे करते थे। अभी तक वो नहीं। एक मनमोहन सिंह अपने टाइम में एक छोटा सा एक अपॉलजी दिया, लेकिन रियली स्टेट का जो रोल था, स्टेट अपैरेटस का, स्टेट का विभिन्न अंग है ना, जय पुलिस जुडिशरी, वो क्या कर रहे थे, अभी तक क्यों सज़ा नहीं मिला दोषियों को, ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, नहीं किया अभी तक। आज 1984 के मुद्दे पे आप लोग आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यूएपीए, रासुका जैसे कानूनों को भी अब रद्द करने की मांग कर रहे हैं, ऐसे और भी कानूनों की मांग कर रहे हैं। ये मांग क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, असल में हमारे देश में जो आतंकवाद के खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं, हम महसूस करते हैं आतंकवाद तो ख़त्म नहीं हुआ। कानून के का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ हो रहा है जिनका कोई रोल नहीं है आतंकवाद के अंदर। यानी अब आप यूएपीए को इतना जनरलाइज कर दिया गया है कि किसी के खिलाफ भी यूएपीए लगा देते हैं, और कानून में को भी बहुत जनरलाइज कर दिया गया है और सज़ा बहुत सख्त बना दी गई है। तो हमारा कहना ये है कि हमारे देश के अंदर जो आईपीसी और सीआरपीसी कानून था, जिसका नाम बदल गया अभी, ये कानून के अंदर हर तरह की सिचुएशन को निपटने का इंतज़ाम है। जब आप ड्रैकोनियन कानून बनाते हैं, जब आप काला कानून बनाते हैं, तो वो कानून सत्ता पक्ष के हाथ को ही मजबूत करता है। वो कानून आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होता है, आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। इसीलिए ये मुतालबा हो रहा है कि साहब ये जितने काले कानून हैं, चाहे वो यूएपीए हो, मकोका हो, एफ्स्पा हो, इन कानूनों को ख़त्म होना चाहिए। आप देखिए, हमारे देश में 1985 में एक काला कानून बना था जिसका नाम था टाडा, टेररिज्म को रोकने के लिए, और 10 साल बाद वो वापस हुआ लोगों के आवाज़ उठाने पे, और उस वक्त तक के यानी 67,000 लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे और मात्र 1% कन्विक्शन हुआ था। तो इसका मतलब 99% बेगुनाह लोगों को आपने जेल में डाला है। और अभी यूपीए के ऊपर जो वो आए हैं स्टैटिस्टिक्स, वो बता रहे हैं 2.3% कन्विक्शन हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? यानी 97% लोग जो हैं बेगुनाह हैं, जिनको आपने गिरफ्तार कर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि कानून का इस्तेमाल किसके खिलाफ हो रहा है? तो इसीलिए ये जो आवाज़ उठ रही है बहुत जेन्युइन आवाज़ है कि ऐसे कानून ख़त्म होना चाहिए। एफ्स्पा को मिलिट्री के हाथ में आपने बहुत सारे पावर दे दिए। जितने भी ऐसी स्टेट्स हैं जो सरहद पर हैं, सीमा क्षेत्र के जितने इलाके हैं, सब में दुरुपयोग हो रहा है उनका, और मिलिट्री को इम्यूनिटी हासिल है। तो ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। एक सवाल और है, अभी समझ में आता है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लगातार 1984 के बाद या आज़ादी से लेकर आज तक सांप्रदायिक हिंसा और नफ़रत की राजनीति हमारे देश में चल रही है। इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या विकल्प है जनता के सामने सर? एक ही विकल्प है कि हमारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इसको बदलना चाहिए कम्प्लीटली। इसको एक नया पॉलिटिकल प्रोसेस बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी जो चल रहा है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, राजनीतिक प्रक्रिया जो है, इसमें लोगों का कोई पावर ही नहीं है। लोग सिर्फ इलेक्ट करते हैं, किसी को इलेक्शन डे में वोट देते हैं, फिर वोट देने के बाद उनके हाथ में कुछ पावर नहीं रहता। कुछ अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, उनसे उनका जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, वो नहीं मांग सकते हैं इस पॉलिटिकल प्रोसेस में, उनको वापस नहीं बुला सकते हैं। तो जब ये होता है तो फिर जो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड कैबिनेट मिनिस्टर है, वो सब अपने मर्जी करते हैं। लोगों का इसका विरोध करने के लिए कुछ मैकेनिज़्म नहीं है, कुछ रास्ता नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और कैसे ऑर्डिनरी लोग कैसे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सालों लगता है एक केस में फ़ैसला करने के लिए। तो अगर लोगों के हाथ में पावर नहीं है, लोग एम्पावर्ड नहीं है हिंदुस्तान में, तब तक ये इसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने 1984 के जनसंहार के गुनहगारों को सज़ा दिलाने की मांग को लेकर आए इन प्रदर्शनकारियों की बातों को सुना। सभी ने एक बात तो बार बार दोहराया है कि जब 1 घंटे से अधिक इस तरह का हिंसा होती है,
सांप्रदायिक हिंसा होती है तो उसके पीछे राज्य और उसकी मशीनरी शामिल होती है। वो अपने आप हो नहीं सकता। दूसरी बात इन्होंने एक बात दोहराई है, 1984 को भुला नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बाद इस तरीके की हिंसा रुकी नहीं है। चाहे बाबरी मस्जिद की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, या आज गौ मास के नाम पर लगातार हिंसा होना, लव जिहाद के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा होना, यह आम बात होती जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन वक्ताओं ने कहा कि अगर 1984 में हिंसा करने वाले, जनसंहार करने वाले, सत्ता के गलियारों में शामिल लोगों को सज़ा हो जाती तो शायद अब हिंदुस्तान में जिस तरीके का माहौल है वो नहीं होता और इस तरीके की हिंसा नहीं होते। एक बात तो साफ कहा। एक बात और समझनी है कि मौजूदा सिस्टम लोगों की जान माल की सुरक्षा तो नहीं कर रहा है जिसे करना चाहिए। आज हम खुद देख रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, दलित के नाम पर लगातार हिंसा भड़क रही है और गुनाह करने वाले, जैसा यहाँ पे कई लोगों ने कहा, गुनाह करने वाले सत्ता में बड़े बड़े पद पर शामिल हो जाते हैं, शुमार हो जाते हैं। तो समझना यही है कि मौजूदा सिस्टम लोगों की सुरक्षा नहीं कर रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि लोग अपनी आवाज़ उठाएं और इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए एकजुट हों। आप क्या सोचते हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।